बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन 11 है मेरा ये प्रॉपर पढ़ाते हुए। और ये एसएसटी प्रिपरेशन के लिए है। और एसएसटी का जो सिलेबस है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली सारा कुछ ही शामिल है जो एजुकेशन में है। यानी एजुकेशन पेडागोजी जिन एरियाज की वजह से फेमस है, जो एरियाज इसके किसी भी कोर्स कंटेंट के, चाहे बीएड हो एमफिल हो, वो इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं, वो सभी आपके इस सिलेबस के अंदर शामिल है। जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, इसके अंदर जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह जो एक मेजर फेमस एरिया है वो है सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, लीडरशिप की थ्योरीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सुपरविजन क्या है, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये चीज़ें जो है लेसन प्लानिंग हो गया, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो पेडागोजी ही है। यानी साइकोलॉजी को आप पेडागोजी ही कह सकते हैं कि बच्चों को समझना, यानी टीचिंग मेथड, पेडागोजी का मतलब हम टीचिंग मेथड लेते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने का तरीका। तो साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल कैसे रखना है और बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ये सबसे ब्रॉडर एरिया है एजुकेशन का। जिस बंदे को साइकोलॉजी की समझ आ जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की समझ आ जाती है, जो उसकी फेमस थ्योरीज हैं, जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, चाहे चाहे वो इसके अंदर एरिक्सन की थ्योरी हो जाए, चाहे वो उसकी जो फ्रॉड है उसकी थ्योरी हो जाए, फ्रॉड की। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी इसके अंदर स्टैंडिंग डेवलप हो जाती हैं तो आप साइकोलॉजी को समझने लगते हैं और साइकोलॉजी के रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के काबिल होते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, जो हम किताबें किताबें बनाने से लेके पढ़ाने से लेके, यानी ये एक बड़ा मेजर एरिया है। अगर हम एजुकेशन की सब्जेक्ट की बात करें ना, तो ये कम्बिनेशन है डिफरेंट सब्जेक्ट का। तो इसके पास अपनी दो चीज़ें हैं, एक करिकुलम है और एक मेजरमेंट असेसमेंट है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इसकी उधार ली हुई हैं, किसी और सब्जेक्ट से ली हुई हैं। साइकोलॉजी एक अलग से ब्रांच है लेकिन हमने यहाँ पे ली, फिलासफी अलग से है, रिसर्च अलग से है, सारी चीज़ें मैनेजमेंट अलग से है। लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक डायरेक्टली एजुकेशन के साथ है उनमें एक करिकुलम है और दूसरा असेसमेंट है। टीचिंग मेथडोलॉजी के कौन कौन से टीचिंग मेथड्स आजकल जो है वो प्रैक्टिस के अंदर हैं, जिनके जरिए पढ़ाया जा रहा होता है, उनके हवाले से बात करेंगे। क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है, इसके अलावा रिसर्च। अब रिसर्च है तो बहुत वास्ट एरिया, मेरी बुक के अंदर भी रिसर्च के ऊपर तकरीबन 109 जो है ना वो पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अभी वो बहुत नाकाफ़ी है। रिसर्च बड़ी एक सिस्टमेटिक चीज़ है और इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ रहता है। मैंने एक रिसेंटली एक मैं पीएचडी का ना एडमिशन टेस्ट दे के आया, तो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुझसे ऐसे सवाल किए जो मैंने सुने हुए भी नहीं थे, कि स्टैटिक एरर, फलां एरर। तो वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई मतलब पढ़ी हुई, शायद हमारे अपनी कम इल्मी के अंदर वो चीज़ें थी ही नहीं। तो हम उसकी बेसिक से लेके एडवांस तक कोशिश करेंगे उनको करने की। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम जो है उसके मुतालिक और गाइडेंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम इसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर कवर करेंगे। ये हमारा टोटल इसका सिलेबस है। अच्छा, इसके साथ ही 20 नंबर की इंग्लिश है। और ज़्यादा एजुकेशन सबको आ जाती है। यानी जब आप पेपर देंगे, पेपर में 80 में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 60 से 70 नंबर वो ले लेंगे। अब इसके अंदर कुछ सवाल तो ऐसे होंगे कि सबसे मेहनती लोग पढ़ने वाले भी 5-7 सवाल ऐसे होंगे जो वो गलत कर जाएंगे। लेकिन जो बंदा जिसकी एजुकेशन के साथ इंग्लिश अच्छी होगी वो एग्जाम को क्रैक कर जाएगा। यानी अगर आप 20 में से इंग्लिश में किसी बंदे की इंग्लिश अच्छी है, एजुकेशन वालों की हो सकता है कि चांसेस हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी ना हो, वो इंग्लिश में 20 में से 5 नंबर ले रहे हो। इधर से अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप 20 में से 15 नंबर अगर इंग्लिश के लिए लेते हैं तो आप डेफिनेटली रिटर्न में टॉप पे आ जाते हैं। और एफपीएससी के अंदर जिस बंदे की रिटर्न में टॉप है ना, उसके 90% चांसेस बन जाते हैं कि इस बंदे की सिलेक्शन के बनस्बत उनके जो मेरिट के अंदर नीचे आ रहे होते हैं। तो इंग्लिश के लिए यहाँ हमारे ग्रुप के अंदर ही सर तौकीर साहब हैं, वो करवाएंगे। यहाँ पे हमारे मेरे जो है ना वो टीचर, उनके जो बेटे हैं इजाज अब्दुल्ला, और वो बेसिकली इजाज अब्दुल्ला ने सीएसएस की अटेम्प्ट दी है, पीएमएस की अटेम्प्ट दी है, फेडरल के अंदर ऑलरेडी सर्व भी कर रहा है। और वो उसके भाई ब्यूरोक्रेट है, तो बहुत जीनियस आदमी है। वो भी इंशाअल्लाह अपनी खिदमात देंगे आपको इंग्लिश सिखाने के अंदर। तो की साहब से तो मैंने कहा था कि वो वीक में कोई आपकी क्लास का शेड्यूल भी करेंगे। इस तरह एक और दोस्त भी हैं।
तो कोशिश होगी कि आपकी इंग्लिश जो है वो भी बेहतर की जाए, क्योंकि इंग्लिश तो हर टेस्ट के अंदर उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपने जॉन समझ भी टेस्ट देना हो। तो साथ में पेडागोजी के लिए मेरी अपनी बेस्ट एफर्ट्स होंगी। इसके अंदर जो कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, चाहे ये रिकॉर्डेड वीडियोस की सूरत के अंदर हो, चाहे ये लाइव लेक्चर की सूरत के अंदर हो, इन टॉपिक्स को मैंने आपको तैयार करवाना है। इन टॉपिक्स को मैंने आपको तैयार करवाना है, और पढ़ना आपने है, लेकिन उनकी वीडियोस शेयर करना, उनका कंटेंट शेयर करना, और उसके अंदर लिखी हुई हर बात को एक्सप्लेन करना। यानी अगर मेरे उस लेक्चर से जो दिया गया हो, उसके उसको सुनने के बाद, नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी एक सिंगल लाइन की, सिंगल वर्ड की समझ नहीं आती, विदाउट एनी हेजिटेशन आपने उसको ग्रुप के अंदर टैग करना है, आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि इस टर्म को, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको वो चीज़ समझाऊं। फिर जो पढ़ाया जा रहा होगा, जो जैसे आज का जो टॉपिक है, मेरा टारगेट है कि कल इसमें से मैं अप्रोक्सीमेटली 50 MCQs, चाहे वो सिंगल सिंगल MCQs की सूरत में हो, चाहे पेडागोजी की सूरत के अंदर हो, चाहे चाहे टेस्ट की सूरत के अंदर हो, कल के दिन के अंदर मैं इस टॉपिक को, यानी आज आपको टाइम दूंगा, आप रात को ये सुबह उठते साथ रिवाइज कर लें, कल के दिन के अंदर मैं आपसे इसमें से अप्रोक्सीमेटली 50 MCQs पूछूंगा। और जिनको उसकी समझ आप लोगों ने खुद डिस्कशन करके एक दूसरे को समझाना है, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाना है, और जो आपकी उसके अंदर कमी रह गई, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 2020 के अंदर मैंने एजुकेशन को पढ़ना शुरू किया, और मैंने टेस्ट दिया लेक्चरर का 2020 के अंदर, और मेरे उसमें से 3 नंबरों से मैं रह गया। अब मैंने सोचा, मैं उसका प्राइमरी स्कूल टीचर था, तो मुझे एजुकेशन के अंदर मुझे 17 स्केल की जॉब लेनी है, मुझे लेक्चरर लगना है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। मैंने कहा कि मैं एजुकेशन को पढ़ाना शुरू करता हूँ। अब मेरे से वैसे तो मैं पढ़ता नहीं था, मतलब मैं अगर एक प्राइमरी स्कूल टीचर किसी कहे कि मैं आपको 17 स्केल की तैयारी करवाता हूँ, तो डेफिनेटली लोग कम ही एतबार करेंगे मेरे ऊपर। तो मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दिया, और पढ़ाने के लिए मुझे कुछ नहीं आता था, ना वीडियो एडिट करना, ना कुछ भी नहीं आता था, बस एक स्क्रीन रिकॉर्डर देखा। तो मैंने जो क्वालिफाई गाइड है, इसको रिकॉर्ड, सबसे पहले मैंने 2020-21 में क्वालिफाई गाइड को रिकॉर्ड करवाया, और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद मैं अपनी तैयारी खुद भी करता और साथ के अंदर पढ़ाता भी। पर्पज यही था कि मेरे पढ़ाने से किसी को फ़ायदा हो जाए, और मेरे पढ़ाने से मेरा नॉलेज जो है वो मजबूत हो जाए। और पढ़ाने से इंसान को पता चलता है, जब कभी आप कहीं किसी को पढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त आपको अपनी कम इल्मी का एहसास होता है। यानी मुझे पढ़ाते हुए बड़ा टाइम हो गया है, और मैंने अपने सारे बेहतरीन कंसेप्ट जो क्लियर किए हैं वो पढ़ाने से क्लियर किए हैं। कि मैं उस वक्त तो बच्चों को पढ़ा देता, लेकिन बाद में मैं खुद कंफ्यूज होता कि इस चीज़ को मुझे कुछ खुद हजम नहीं हुई। मैं उसके ऊपर सर्च करता, उसको कवर करने की कोशिश करता, और आज तक ये सिलसिला जारी है। आप लोग अपना मैक्सिमम ग्रुप के अंदर दें, जितनी आप डिस्कशन के अंदर अच्छे होंगे, आप समझिए ये आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो रही है, और आपका नॉलेज जो है वो भी मजबूत हो रहा है। और सिखाने से कभी आपका नॉलेज कम नहीं होगा, और कभी सिखाने से आपके रिज्क के अंदर, जो आपके नसीब के अंदर कुछ लिखा होगा, वो आपको ये नहीं होगा कि आप उससे महरूम नहीं रह जाएंगे। तो आप लोगों ने सिखाना है, सीखना है, अपनी बेस्ट एफर्ट्स करनी है। एक बात और भी, वो दोस्त जो ग्रुप के अंदर जिन जो मेरे उस्ताद थे, जो मेरे दोस्त थे, जिनसे मैंने खुद उनसे कहा कि उनकी फीस मैंने नहीं लेनी है जो भी, तो वो ऐसे लोगों को मैं अगेन स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ग्रुप के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। सारी एजुकेशन की तैयारी होती ही डिस्कशन से है। अगर आप डिस्कशन के अंदर अच्छे नहीं हैं, तो आप एजुकेशन के अंदर अच्छे नहीं होंगे, आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आप सवाल करें, सवाल करने वाला, सवाल चाहे बेवकूफ़ाना हो, लेकिन सवाल करने वाला जो है वो वाइज मैन तसव्वुर होता है। तो आप सवाल कीजिएगा। आज का हम टॉपिक जो है ये साइकोलॉजी के हवाले से डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक के लिए जो मैंने बात की है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर मैं टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जी प्लीज़। ऑल इज वेल। Yes, sir. Clear, sir. No question. ओके जी, शुक्रिया। अच्छा, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे। साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंसानों को समझने के लिए है। कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है, और खुदा ने हर इंसान को यूनिक सा बनाया है। यानी कायनात के अंदर मौजूद तमाम इंसान क्या है, यूनिक है। यही बात जो है वो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बता रही होती है। अब साइकोलॉजी ना शुरू से,
चाहे वो अरस्तु का जमाना था, अरिस्टोटल का था, प्लेटो का था, उस जमाने से, प्लेटो के, अरिस्टोटल के, सुकराटिक के, उनके जमाने से साइकोलॉजी जो है वो, वहां पे चूंकि तब बात होती थी, नजरियात की बात होती थी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी थी। और साइकोलॉजी को, फिलासफी को एक इकट्ठे, एक ही टर्म, एक ही ब्रांच के तौर पे लिया जाता था। 1870 के अंदर जो है वो, इसको पहली दफा साइकोलॉजी को फिलासफी से अलग किया गया। जबकि वर्ड साइकोलॉजी जो है, ये 1590 के अंदर रोडोल्फ ने ये फर्स्ट टाइम ये वाला वर्ड जो है वो यूज किया। ये वर्ड जो मंबा है, साइको एंड लोगोस, साइकी एंड लोगोस, इससे ये वर्ड जो है वो बना है, ग्रीक वर्ड से। और इसका जो है साइकी मीन क्या है, सोल, और लोगोस मीन क्या है, स्टडी। इनिशियली जो साइकोलॉजी था, ये स्टडी थी सोल की, यानी कहा गया कि साइकोलॉजी रूह की जो है वो स्टडी है। अब बाद में सोचा गया क्या रूह को पढ़ा जा सकता है? रूह तो एक ऐसी चीज है जो अनटचेबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, वो उसको कैसे पढ़ा जा सकता है? जबकि बाद में बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट भी हुए कि रूह एक इंसान के वजूद के अंदर हो और बाद में रूह निकल जाए, तो सिर्फ 21 ग्राम का कहीं जाके फर्क पड़ता है, और ये एक ऐसी चीज है जिसके मुतालिक कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद डेफिनेशन चेंज हुई, तो कहा गया साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी दिमाग की। अब देखें, ब्रेन और माइंड दो अलग चीजें हैं। ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है, जबकि माइंड एक नॉन फिजिकल आइडेंटिटी है। और उसको, माइंड को कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे किसी के माइंड को हम परख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है? तो ये वाली जो है वो साइकोलॉजी जो है वो माइंड की बात की गई, फिर लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर कहा गया कि साइकोलॉजी कॉन्शियस स्टडी है, यानी हम ह्यूमन बीइंग जिंदगी का अपना ज्यादा टाइम जो है वो अनकॉन्शियस के अंदर गुजारते हैं। यानी हमसे काम हो रहे होते हैं, हमारा जिस्म, हमारे आजाद चल रहे होते हैं, लेकिन हम मेंटली एक्टिव होके, कॉन्शियस होके उस चीज को परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो कहा गया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस के इंसान जब आगाही की सूरत में होता है, उस सूरत में इंसान को परखना, जांचना, ये स्टडी है। लेकिन ये भी वक्त के साथ इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि किसी के कॉन्शियस को कैसे पढ़ा जा सकता है। आजकल जो है, नो द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इंसान के रवैयों के ऊपर जो है मुतालिया, रवैयों का मुतालिया, इसे हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन कहते हैं। अब ये जो रवैये हैं, ये ओवर्ट भी हो सकते हैं, कोवर्ट भी हो सकते हैं। ओवर्ट वो रवैये जो जाहिरी हैं, जो सबको दिखते हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। और कुछ रवैये, कुछ चीजें, कुछ वैल्यूज जो हमारे अंदर हैं, जो छुपी हुई हैं, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक लंबे टाइम पे देखें कि इसके बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो जाहिरी तौर पे हमें नजर नहीं आ रही होती। यानी ये जो हमारे रवैये हैं, कोवर्ट भी हो सकते हैं, ओवर्ट भी हो सकते हैं, जिनको हमने स्टडी करना है। यानी बेसिकली साइकोलॉजी जो है वो is the scientific study of describing and examining behavior of individual. The behavior may be overt and covert. किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना, जांचना, एग्जामिन करना, इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो हम इसको बाय पास एक्सपीरियंस वी कैन चेक साइकोलॉजी, किसी भी शख्स के माजी की, उसकी आदार, रवैयों को जो है वो साइकोलॉजी कहेंगे। ठीक है। अब साइको अवर्ट क्या है कि जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, बिहेविंग जो बंदा कर रहा है, और कोवर्ट जो है जो ऑब्जर्वेबल है, लाइक थिंकिंग प्रोसेस वगैरह। साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्क्राइबिंग, एग्जामिनिंग बिहेवियर। अच्छा, इसको नेक्स्ट, सॉरी। अच्छा, व्हेन साइकोलॉजी इज यूज्ड इन एजुकेशनल प्रोसेस, जब एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी को यूज करें, यानी जब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, साइकोलॉजिकल थ्योरीज को हम एजुकेशन के अंदर, हम बच्चों को पढ़ाने के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। ये आसान तरीन आप एक किस्म डेफिनेशन ही समझ लें कि व्हेन साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स अप्लाइड इन एजुकेशन, तो दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का फादर जो है अरिस्टोटल को कहा जाता है, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसका फादर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इट हेल्प इन ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन, ये हमें बताती है कि इंसान का लर्निंग का प्रोसेस कैसा है, किन चीज़ों से मोटिवेट होता है, कौन से टीचिंग मेथड्स ह्यूमन के लिए, लोगों के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, कौन किस तरीके से बेहतर तरीके से समझ सकता है। और इसके अंदर यानी हम इंसानों के रवैयों को एजुकेशन के अंदर जो पढ़ते हैं, इसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है साइकोलॉजी कि भाई पढ़ाना कैसे है। यानी बच्चों का असल सारा पर्पस, एजुकेशन सारी जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ाई जा रही है, इसका पर्पस यही है कि हम अच्छे उस्ताद बन सकें।
और अच्छा उस्ताद कौन होता है? जिसकी पहली खूबी ये है कि वो अपने लेसन को बच्चों को समझा सके। अगर एक उस्ताद, वो चाहे पीएचडी हो, बहुत पढ़ा हुआ हो, अगर अपने बच्चों को अपनी बात को नहीं समझा पाता, तो वो एक अच्छा उस्ताद नहीं है। तो ये साइकोलॉजी जो है, ये हमें गाइड करती है। यानी आप देखें, जो लोग, आपने कितने टीचर से जिंदगी में पढ़ा होगा, वो लोग जो पेडागोजी को नहीं जानते, और जब वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से मेहनत भी करती हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि बच्चों को समझ आ गई, और जिन बच्चों को समझ नहीं आई उसमें बच्चों का कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं। बेसिकली वो एजुकेशन की थ्योरी से ना वाकिफ है। जो पेडागोजी से वाकिफ होगा, वो टीचर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो समझेगा कि इसको समझाना मेरा काम है, कमी कहीं मेरी रह गई होगी, फेल जो हुआ है वो बच्चा नहीं हुआ, फेल उस्ताद हुआ है। तो वो अपनी पूरी एफर्ट, यानी हमें एजुकेशन गाइड करती है कि हमें पढ़ाना कैसे है। बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशन, इसके ऊपर स्किनर ने भी बात की थी कि यानी बिहेवियर की स्टडी जो है ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये स्किनर ने इसकी समझ लिए डेफिनेशन दी थी एजुकेशन की। अच्छा, साइकोलॉजी हमारे पास ना दो टाइप्स की है, एक प्योर साइकोलॉजी, एक अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी वो होता है जिसके अंदर हम थ्योरीज को डेवलप कर रहे होते हैं। ये जब हम ना फंडामेंटल रिसर्च वगैरह वहां पढ़ेंगे तो हम इसके मुतालिक बात करेंगे। और जबकि अप्लाइड वो होता है जब साइकोलॉजिकल थ्योरीज को आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं इंसानों के ऊपर, उन थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स देख रहे हैं, इधर के वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, हमारी नीड, हमारी जुस्तजू, हम जिस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये वाली जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी होता है। ठीक है, ये एजुकेशन के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या आएगा, यही चीज आएगी एजुकेशन के अंदर, ये अप्लाइड होगा कि इसके अंदर हम जो है वो कर रहे हैं। क्या सबको आवाज नहीं आ रही? पहले आवाज दरमियान तो में सर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हमें इसलिए हुई क्लियर होगी आ कि रही है। दरमियान में मुझे वो कॉल आ रही थी किसी की, मैं दबा दबा काट रहा था, वो फिर कॉल आ रही थी, तो वो हॉटस्पॉट उसी के लैपटॉप पे चल रहा है। तो अब क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है सर। ओके ओके, वो कॉल आ रही थी दरमियान में, तो मैं उसको फौरी ड्रॉप तो कर रहा था, तभी थोड़ी सी हर्डल होती है उसको करना। अच्छा, अब आते हैं एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ना तीन एरियाज हैं, यानी तीन चीजों के ऊपर पूरी साइकोलॉजी बेस करती है और फोकस करती है। एक होता है लर्नर, यानी जैसे हम कहते हैं कि देखें, आप किसी इदारे के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो वो इदारा किसके लिए बना है? बच्चों के लिए, उस लर्नर के लिए जो सीखने के लिए आया है। इस क्लास के अंदर मौजूद सभी लोग, आप लर्नर हैं, और ये क्लास आपके लिए डिजाइन की गई है। ये क्लास अगर आप लोगों की नीड का, आप लोगों को समझाने के काबिल नहीं होती, आप लोगों का ख्याल नहीं करती, तो ये कोई क्लास नहीं है। ये यानी लर्नर के हकूक का इस्तेसाल हो रहा हो, इट मीन हमने एजुकेशन को मद्देनजर नहीं रखा। तो लर्नर, वो हमें इसके अंदर फोकस करना पड़ता है कि जो मेरे पास सीखने वाला बच्चा है, उसकी खसूसियात क्या हैं, क्या एबिलिटीज हैं, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, इसके मुतालिक जो है वो बात करती है। स्टडीज इंडिविजुअल एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, हम उसको देखते हैं। ये जो लर्नर आया बैठा है, इसकी इसके इंटरेस्ट क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी मोटिवेशन क्या है, ये इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे, किस नेचर, नर्चर, हेरिटी और इन्वायरमेंट कहाँ से बच्चा आ रहा है, इसको हमने कैसे समझाना है, कैसे सिखाना है, कौन सी फैमिली है। यानी वो जो बच्चा है, वो आपका टोटली फोकस होता है। ये लर्नर जो है ना, ये लर्नर की डेफिनेशन है, यानी लर्नर। सेकंड है लर्निंग प्रोसेस। अब वो लर्निंग अक्कर कैसे हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है। इधर वो लर्निंग जो है, वो बच्चा जो है वो कोई ऑब्जर्व, जैसे आप देखें एक बच्चा साइकिल सीखता है, साइकिल सीखने के लिए वो पहले ऑब्जर्व करता है कि यार ये जो साइकिल चला रहे हैं ना, ये कैसे चला रहे हैं, कैसे बैठते हैं। फिर वो उसके ऊपर जो है वो साइकिल चलाना, फिर उसके ऊपर उसको पहले लेके पैदल लेके चलता है, फिर उसके ऊपर बैकेंची को चलाता है, फिर उसके ऊपर बैठता है। अब ये जो है वो लर्निंग प्रोसेस है, जिसके जरिए वो बच्चा जो है ना, उसने किस तरह बिहेवियरिज्म पहले उसने ऑब्जर्व किया है, कॉग्निटिव दिमाग का इस्तेमाल किया है, कंस्ट्रक्टिविज्म अपने नॉलेज को खुद बिल्ड किया है, यानी कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी मोटिवेशन है, कौन सा जो है प्रॉब्लम जिसकी वजह से उस बच्चे ने किस तरह उसको सीखा है, यानी वो प्रोसेस क्या है। जबकि लर्निंग सिचुएशन ये देखेंगे किन हालात मारूजात के अंदर, यानी वो जो क्लासरूम है, अब आप एक बच्चा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है एक बच्चे का, तो देखें कि क्या वो उसकी क्लास कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो रही है। एक ऐसी क्लास जहाँ पे हवा का गुजर नहीं है, बहुत शदीद गर्मी है, ऐसे में अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चा नहीं सीख रहा, तो लर्निंग सिचुएशन खराब है, लर्निंग सिचुएशन ठीक नहीं है। यानी वहां पे, और फिर आप जिससे क्या, वो टीचर सेंटर्ड क्लास है, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास है, डिसिप्लिन कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ गाइडेंस और काउंसलिंग कैसे प्रोवाइड की जा रही है, ये हम देखेंगे। लर्निंग सिचुएशन वहां पे क्या है, लर्निंग, लर्नर कैसा है,
लर्निंग का प्रोसेस किस तरह हो रहा है, लर्निंग सिचुएशन कैसी है, ये वाली चीजें हम जो देखेंगे, तीन चीजें, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन, ये एरियाज ऑफ साइकोलॉजी हैं। ठीक है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ना डिफरेंट मेथड गाहे बगाहे यूज किए जाते रहे हैं। सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो है वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो टीचर ने जो दिया था, इसमें ये था कि अपनी जात को परखना, अपने आप को खुद देखना, यानी मैं अपना मुहासबा खुद करता हूँ, अपने आप को खुद बेहतरी की तरफ लेके जाता हूँ, मैं अपना पेपर खुद चेक करता हूँ, अपने आप को खुद नंबरिंग देता हूँ, अपने बिहेवियर को, रवैये को खुद से मैनेज करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, फीडबैक देता हूँ, अपने आप को बेहतर करता हूँ। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड होगा। इसके ऊपर बाद में क्रिटिसिज्म हुआ और कहा गया कि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। कौन बंदा है जो अपनी बुराइयां बयान करेगा, कौन बंदा है जो अपने आप को हमेशा डी वैल्यू करेगा, अपने आप को नेगेटिव मार्क्स देगा। हर बंदा तो चाहता है कि मेरा कद ऊंचा हो, वो गलत भी है जैसा भी है वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से पेश करने की कोशिश करेगा। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक फेयर मेथड नहीं है किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए। सेकंड, क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड देखें, हम साइकोलॉजी के अंदर आए ना, तो साइकोलॉजी दो तरह की होती है। एक तो साइकोलॉजी होता है कि आप किसी बंदे के साथ गुफ्तगू करके उसको, उसके अनकॉन्शियस के अंदर छुपी चीजों को उसके कॉन्शियस में लेके आए, उसको ठीक करें। और जबकि दूसरी चीज क्या होगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि हम किसी शख्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी पहले असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है, इसको ये हर दफा 3 दफा हाथ धोता है, ये एक काम को बार बार करता है, ये एक बात को बार बार बोलता है, ये किसी जो है वो एक अजीब से ट्रॉमे के अंदर मुब्तला है। ऐसी चीजों को जो हम देखते हैं, ये गुफ्तगू से इसका कथारसिस नहीं हो सकता। एक बंदे को पानी से शदीद डर लगता है, एक बंदे को आग से शदीद डर लगता है, एक बंदा धूप से डरता है। अब ऐसे लोग जो किसी न किसी फेयर के अंदर मुब्तला हैं, सबसे पहले हम इनके डेप्थ इंटरव्यूज लेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि मसला का, फिर हम उनको लिए कोई मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। तो ये क्लिनिकल मेथड है। साइकोफिजिकल मेथड क्या है, जिसके अंदर हम किसी चीज के लिए स्टिमुलर, यानी साइकोलॉजी का जो जो ब्रांच है, बिहेवियरिज्म वाले ये कहते हैं कि हर चीज की का पीछे स्टिमुलस होता है, फिर उसका रिस्पॉन्स होता है। यानी हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीजन होती है, किसी वजह से कोई काम होता है, उसके बदले में एक्शन और रिएक्शन होता है। तो अगर हम किसी के, जैसे देखें, डोज बढ़ाएंगे स्टिमुलस की, तो रिस्पॉन्स की डोज भी बढ़ेगी। अगर स्टिमुलस की रिस्पॉन्स कम होगी, भूख ज्यादा लगी होगी, खाना ज्यादा खाया जाएगा। अब इस तरह की चीजें आप डिफरेंट कह सकते हैं। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करती हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम, साइंटिफिक मेथड है, हम इसके दो ग्रुप बना देते हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अब जो कंट्रोल ग्रुप होता है रूटीन के साथ चलता है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके अंदर हम कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, यानी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी मिकदार कम ज्यादा करके उसके असरार डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो देख रहे होते हैं, रिलेशन देख रहे होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। हम इस इन एक्सपेरिमेंटल मेथड को प्रॉपर हमने आगे फर्दर रिसर्च के अंदर पढ़ना है। उसके डिफरेंशियल मेथड, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना, यही तो सबसे साइकोलॉजी की मेजर चीज है, कि आप किसी शख्स के ट्रेड्स को समझें, उसकी पर्सनैलिटी। अब देखिए, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अब ये वाली बात, इंट्रोवर्ट मेरे अंदर एक एक बाई बिल्ट जो है वो खुदा की तरफ से अता की हुई चीज है, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। अब इंट्रोवर्ट को पढ़ाने के, इंट्रोवर्ट को समझने के, इंट्रोवर्ट के साथ जिंदगी गुजारने के तरीके मुख्तलिफ हैं, एक्सट्रोवर्ट के साथ तरीके मुख्तलिफ हैं। इसी तरह कोई स्टडी आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, कि आप किसी शख्स से डाटा बार बार लेते हैं, और किसी को एक ही इंटरव्यू, एक ही सेशन के अंदर आप उसको समझ जाते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो, या एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, इस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना, तो ये डिफरेंशियल मेथड होता है साइकोलॉजी के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई सवाल है इसके अंदर अब तक जो बात हुई है हमारी? क्लियर है सर यहाँ तक। जी ठीक है। दूसरा टॉपिक की तरफ आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैं यहाँ पे कंसेप्ट देने की कोशिश एक्सपेरिमेंटल करूंगा। मेथड है, दोबारा समझा देते हैं। जी कौन सा सर? एक्सपेरिमेंटल जी जो एक्सपेरिमेंटल। जब भी हम तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजर्बे को, तजर्बा करने के लिए ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार डिस्कशन मेथड इज बेटर देन लेक्चर मेथड। अब कैसे पता चलेगा जी? हम क्लास के दो ग्रुप बना देते हैं, 5वीं क्लास है उसके दो सेक्शन बना देते हैं। एक क्लास को एक उस्ताद उसी पुराने तरीके से लेक्चर मेथड से पढ़ाएगा, दूसरे ग्रुप को
जो हमने नई बात की थी कि डिस्कशन मेथड बेटर है, वो दूसरी क्लास क्लास नहीं लवा नहीं दे पावे नहीं। स्पीकर जो है ना वो ऑफ कर ले, ताकि वो ना बाकी लोग चल तो चलिए। प्लीज। अच्छा, तो जो मेथड होगा हमारा, जो दूसरी क्लास है उसको हम डिस्कशन मेथड से पढ़ाएंगे, नहीं एक को लेक्चर से, दूसरे को डिस्कस, पहले इनका प्री टेस्ट दोनों का ले लेंगे, दोनों क्लासेस का समझ दो सेक्शन का। अब जो हमारा डिस्कशन मेथड है, इट मीन ये वाला जो ग्रुप है डिस्कशन वाला, ये हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप है, ये इसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह सकते हैं, कि इसके अंदर हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसके अंदर चीजें हम तब्दील कर रहे हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर हम चीजें तब्दील नहीं कर रहे हैं, वो पहले की तरह चल रही हैं। अब बाद में पढ़ाने के बाद चैप्टर हम बच्चों का दोबारा टेस्ट लेते हैं, पोस्ट टेस्ट लेते हैं। अब देखते हैं कि जो प्री टेस्ट वाले बच्चे थे उनका रिजल्ट कैसा है, और पोस्ट टेस्ट जो, सॉरी, लेक्चर मेथड वाले ग्रुप ए था उसका रिजल्ट कैसा है, और ग्रुप बी जो डिस्कशन मेथड उसका रिजल्ट कैसा है। अगर तो डिस्कशन मेथड से जिन बच्चों को पढ़ाया गया हो उनका रिजल्ट बेहतर आए, इसका मतलब है कि वो बच्चे जो है वो वाला मेथड ठीक है, हमारी बात ठीक साबित हो गई कि डिस्कशन मेथड इज बेटर देन लेक्चर मेथड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है कि जिसके अंदर हम ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप होता है जिसके अंदर हम कुछ तब्दील नहीं करते, जो रूटीन की चीजें हैं वही चलती हैं, और दूसरा ग्रुप हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप, जिसके अंदर हम स्टडी को, चीजों को बदलते हैं। अब समझ आई है कुछ? जी सर, क्लियर है, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारा फर्दर टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ कहते हैं किसी भी शख्स के वजन का बढ़ना, उसकी हाइट का बढ़ना, उसकी जिसामत, उसका फिजिकल खुद खाल का तब्दील होना, ये ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, यानी किसी शख्स की ज़ाहिरी शक्ल सूरत, उसके वजन का, उसकी हाइट का, उसके रंगत का, उसकी इन चीज़ों का बदलना जो कि ज़ाहिरी हैं, ये ग्रोथ होती है। जबकि डेवलपमेंट इसके बरअक्स एक एक ब्रॉडर टर्म है, वो जिसके अंदर, जिसके अब हम मेजर तो हम ये बात करते हैं कि किसी शख्स की मेच्योरिटी का आ जाना, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाना, उसकी, उसको जो है ना वो उसका माइंडफुल होना, उसका इमोशनल इंटेलिजेंट होना, उसका कॉग्निटिव दिमाग का बढ़ना। अब ये हमें नहीं पता किसी बच्चे का दिमाग शार्प होता है या अपनी दिमाग को बेहतर करता है, तो ये उसकी कोई ग्रोथ में नहीं आएगा कि हमें कोई जाहिर चीज नजर तो नहीं आ रही होगी। मोरल डेवलपमेंट, किसके अखलाकियात हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे होंगे। इमोशनल, उसकी सोशल, यानी जब किसी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़, किसी की सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल डेवलपमेंट जो है, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं कि ये वाली जो है वो डेवलपमेंट है। और लेकिन एक बात यहाँ पे याद रख लें कि ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है ये क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। यानी अगर किसी शख्स की फिजिकल जो तब्दीलियां आई हैं वो भी आई हैं, और साथ के अंदर उसकी इंटरनल जो चेंजिंग है वो भी आई हैं। अब ये दोनों तब्दीलियां जो है वो मिलके ये दोनों डेवलपमेंट के अंदर फॉल करेंगी। और अगर एक तब्दीली सिर्फ ग्रोथ के अंदर है, सिर्फ उसके अंदर वजन, रंग, हाइट के अंदर है, तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ ग्रोथ होगी। ठीक है, यानी जो डेवलपमेंट है ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ जाती है, जबकि ग्रोथ एक सेपरेट चीज है जिसके अंदर जस्ट हम, जब कोई हाइट, वेट वगैरह का हो, प्रॉब्लम हो, कोई चेंजिंग हो, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। इज इट क्लियर? कुछ क्लियर हुआ? सर, ये ग्रोथ के लिए चेंजिंग ही एनफ होगा, या इसके लिए हम इंक्रीज होना रिमेम्बर करेंगे, यानी जी कि जी, जब इंक्रीज चीज होना। अभी बढ़ेगी तो तब हाइट उसको हम 5 ग्रोथ फुट है, बोलेंगे, या जी हाइट सिर्फ 5 फुट चेंज है तो 6 फीट मतलब हो कम गई, भी तो हो सकती है, तो वो ग्रोथ में आएगा। जी सर, वजन कम होगा तो ये तो ये वो ग्रोथ के ग्रोथ में अंदर तो होगा नहीं सर। आएगा ना सर। जो उसकी जाहिरी तब्दीली है, यहाँ ग्रोथ से मुराद सिर्फ बढ़ना नहीं है, किसी भी चीज की जाहिरी तब्दीली, शक्ल और सूरत के जी, अंदर, जो उसके वजन के अंदर, मतलब किसी का हाइट, अगर बीमारी की वजह से वजन कम होता है तो उसको भी हम ग्रोथ में ग्रोथ कहेंगे, यानी क्वांटिटेटिव कंसिडर तब्दीली करेंगे हुई सर। है सर, क्वांटिटेटिव तब्दीली हुई है। क्वांटिटेटिव तब्दीली जो होगी वो ग्रोथ के अंदर आएगी। ठीक है, और अगर क्वालिटेटिव तब्दीली हो जाएगी तो इसे जी, हम जो है वो ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, ये जबरदस्त कीवर्ड यूज किया। ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है, जाहिरी है। ठीक है, उसके बाद ये दो तरह की यानी प्रिंसिपल अगर डेवलप। किसी को जी सर। जी सर, किसी का यानी मेंटल लेवल पहले हाई था, अब उसके वो कंसेप्ट कम हो गए, उसको चीजें कम याद हो रही हैं, तो उसकी जो मेंटल वो है थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन इसको भी हम जो है ना डेवलपमेंट ही कहेंगे जी कि ये ना, तब्दीली तो हाँ आई जी है। बिल्कुल, ग्रोथ में आएगा नहीं। जो हमारी इंटेलेक्चुअल चीजें हों,
सोशल हों, मॉरल हों, ये वाली चीजें जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। कि कोई ये जाहिरी जिस्मानी तब्दीली नहीं है, ये डेवलपमेंट के अंदर है। ठीक है, ये डेवलपमेंट के अंदर काउंट हो गई। वो तो क्लियर हो गया सर, कैटेगराइजेशन क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है। लेकिन बस इस चीज की मैं क्लैरिटी चाह रहा था कि क्या सिर्फ जो है ना चेंज को ही हम वो करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलेंगे, या इसके लिए इंक्रीज, जो चेंज दो चीजों की वजह से हो सकती है ना, इंक्रीज की वजह से भी हो सकती है, डिक्रीज की वजह से भी हो सकती है। जी दोनों दोनों तो हो क्या सकती है। दोनों सूरतों में वो? जी दोनों ठीक दोनों है सर, सूरतों के अंदर ठीक है। हम यही कीवर्ड यूज करेंगे, डेवलपमेंट ही यूज करेंगे। कम हो रही है चाहे ज्यादा हो रही है, यानी एक जो फाल उसके करें डेवलपमेंट के अंदर करेंगे। वैसे हमारी अगर थोड़ी सी इसके ऊपर हम डिस्कशन को प्रोलॉन्ग करें, तो हम ना लर्निंग की एक डेफिनेशन कहते हैं कि लर्निंग इज द पॉजिटिव एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, स्किनर की डेफिनेशन है। तो उसके अंदर वो कहता है कि लर्निंग हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव को हम लर्निंग नहीं करते। ठीक या है सर, वो जो उससे तो फिर वो यही चीजें जो लगा हम कि भूल सर वो जाते हैं। इंक्रीज होने को दे रहा है। जी उसके मुताबिक तो फिर सर यही हुआ ना कि जो इंक्रीज होगा, जो चीज बढ़ेगी, जी उस इससे वही। सूरत में जो है ना ये लेकिन हम ना इस डेवलपमेंट। मैं बताऊं आपको, एमफिल के अंदर हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन की थी कि जब वो डेफिनेशन स्किनर की हमने जी पढ़ी ना सर। कि लर्निंग इज अ पास्ट में परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो अब हमारी लर्निंग नेगेटिव हो, अगर हमारी लर्निंग परमानेंट ना हो, तो फिर ये लर्निंग नहीं है। तो ये वाली चीजों के ऊपर काफी डिस्कशन हुई थी। लेकिन आप यहाँ पे डेवलपमेंट को, जो लर्निंग सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इन इस तरह की जो मॉरल जो तब्दीलियां आ रही हैं, आप इन तब्दीलियों को डेवलपमेंट के अंदर काउंट करें। और हर वो फिजिकल तब्दीली जो जो जाहिरी तौर पे है, वो तब्दीली पॉजिटिव जो भी है, आप उसको ग्रोथ के अंदर जो है वो काउंट करें। इज इट ओके? ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अब यस सर। जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसके हमारे पास दो प्रिंसिपल हैं, सेफेलोकार्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। ओके, थैंक यू। अच्छा, सेफेलोकार्डल जो होता है कि जब बच्चों की जो डेवलपमेंट है हेड टू टो, एक छोटा बच्चा होता है ना, तो आप जब उसको उठाते हैं, आप उसके सर के नीचे हाथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी गर्दन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो गर्दन उसकी जो है ना, उसे वो स्ट्रेट नहीं रख सकता, उसकी गर्दन के अंदर वो अकड़, यानी वो स्ट्रेट नहीं कर सकता। अब वक्त के साथ साथ सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन पे कंट्रोल करता है, कि वो अब अपनी गर्दन को इधर उधर मोड़ लेता है, सीधी रख लेता है। और फिर उसके बाद जो बच्चा है, वो अपने ऐसा ऐसा उसके टो यानी उसके पाँव पे कंट्रोल आता है। यानी पहले बच्चे के गर्दन के ऊपर कंट्रोल होता है, फिर बच्चे के पाँव के ऊपर कंट्रोल होता है कि वो अब सीधा खड़ा हो सकता है। तो ये होती है पहले, जहाँ हेड टू टो, सर से पाँव की तरफ जो ग्रोथ होती है, पहले हेड कंट्रोल हो, फिर टो पाँव कंट्रोल हो, इसे हम सेफेलोकार्डल बोलते हैं। जबकि इसके बरक्स प्रोक्सिमो डिस्टल, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा सेंटर कंट्रोल में होता है। यानी आप किसी बच्चे को, कुछ बच्चे हम देखते हैं अक्सर कि उनको आप सीधा खड़ा करें, वो सीधा खड़े नहीं हो सकते, वो यकदम इधर टेढ़े हो जाएंगे, इधर झूलने लग जाएंगे। यानी उनको अगर आप कहेंगे एक चीज फलां जगह पे रख के आओ, वो एक चीज रख के आएंगे, साथ एक चीज गिरा के आएंगे। यानी उनका अपने सेंसरी आर्गन के ऊपर, जो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उनको अपने बाजुओं के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर, अपने एक्सटर्नल आर्गन के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो है ना, इसको हम प्रॉक्सिमल, यानी जब उसका सेंट्रल टू आउटवर्ड किसी की ग्रोथ हो, कंट्रोल ज्यादा हो, तो इसे प्रॉक्सिमल डिस्ट्रक्शन कहते हैं। आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। किसी बच्चे की अपने पाँव और अपने जो हाथ और पाँव के ऊपर ज्यादा कंट्रोल की बजाय, उसको अपने जो सेंट्रल सिस्टम है, सीधे खड़े होना, स्ट्रेट होना, इसके ऊपर अपने जो ज्यादा कंट्रोल हासिल हो, तो इसे हम प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। यानी अगर एक बच्चे की सर से पाँव की तरफ ग्रोथ हो रही है, या उसके कंट्रोल आया है, तो इसे हम बोलते हैं सेफेलोकार्डल। और अगर किसी बच्चे की पहले सेंट्रल टू आउटवर्ड, उसके जो सेंटर उसके है, जो अपना सीना है, इसके ऊपर पहले कंट्रोल हो, और यहाँ से निकलने वाले हैंड, जो आर्म है, जो लेग्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल हो, तो ये वाले जो है वो प्रोक्सिमो डिस्टल के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो डेवलपमेंट है, इसकी हमारे तीन डेवलपमेंट हैं। सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल, बहुत सी बन सकती हैं डेवलपमेंट ना। तो सोशल डेवलप, जब आप लोगों से मिलना, घुलना, बिहेव करना, लोग बात करना, ये सोशल डेवलपमेंट है। किसी बंदे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होती है कि वो बड़ी थोड़ी उम्र में कद काठ वाला अच्छा होना, अच्छी हाइट है, अच्छा वेट है, अच्छा स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल डेवलपमेंट होगी। कुछ लोगों की मोरल डेवलपमेंट होगी कि वो, उसके अंदर जो है ना, उसकी ट्रेड्स बड़ी जबरदस्त, अखलाक, आला अखलाक का मालिक है, बोलने का अंदाज, लोग को डील करने का अंदाज। तो ये वैल्यूफुल पर्सन होते हैं, मोरल डेवलपमेंट होती है।
कॉग्निटिव जो बंदे कॉग्निटिवली थिंकिंग और रीजन के अंदर स्ट्रांग होते हैं। इमोशनल जो बंदे जानते हैं कब क्या कैसे बोलना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। पर्सनल डेवलपमेंट जो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करते हैं, ये पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके अलावा स्टेजेस के हमारे पास डेवलपमेंट है। परीनेटल, जो बच्चा यानी अपने माँ के पेट के अंदर जो टाइम गुजार रहा होता है, उसे हम परीनेटल बोलते हैं। उस टाइम को क्या बोलते हैं? परीनेटल। और जो माँ के पेट से निकलने के बाद जो बच्चे का, उसे बोलते हैं पोस्टनेटल, यानी वो पैदाइश हो गई है। उसके बाद इन्फेंसी, वो बच्चा जो छोटा बच्चा 2 साल तक की, उसको कहते हैं इन्फेंट है यार, इन्फेंसी की एज है। फिर 2 साल से लेके 3 से 6 साल तक की, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, परी चाइल्डहुड। और फिर 6 साल से ऊपर जो होती है लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। 7 से 12 साल का बच्चा लेटर चाइल्डहुड होता है। 3 से 6 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड या परी चाइल्डहुड बोलते हैं। और जो 13 से लेकर 19 साल तक की है, इसे एडल्ट, ये उम्रें, ये लफ्ज आपने याद कर लेने हैं। जब हम जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जब हम एरिक्सन की थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो मैं उस वक्त बात सिर्फ अडोलसेंस की करूंगा। अडोलसेंस का वर्ड आएगा तो आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए कि अडोलसेंस 12 से लेके 19 साल तक के जो बच्चा बलूगत को, बालिग होने से लेके जवान बनने तक जो एज है, ये अडल्ट एज है। अडल्टहुड जो बिल्कुल जवान हो गया है, 18 साल के ऊपर का बच्चा है, उसे अडल्टहुड बोलेंगे। जब मैं चाइल्डहुड की बात करता हूँ, आपके जेहन में आए चाइल्डहुड 12 साल तक चलता है। जब मैं अर्ली चाइल्डहुड बोलूंगा तो आपने समझ जाना है कि 3 से 6 साल के बच्चे की बात हो रही है। जब मैं लेटर चाइल्डहुड की बात करूंगा तो आपके जेहन में आए 7 से 12 साल तक के बच्चे की बात हो रही है। ओल्ड एज, हर वो बंदा जो 60 साल से ऊपर है वो ओल्ड एज कहलाएगा। ठीक है, ये टर्म, ये वर्ड आपने याद कर लेने हैं। इसी तरह डेवलपमेंट टास्क के अंदर देखें, डेवलपमेंट टास्क के अंदर एक बात याद रखें कि हर बच्चा जो है ना, जैसे हम कहते हैं ये बच्चे ने 6 महीने में बैठना शुरू करना है, 1 साल में चलना शुरू करना है, 1 साल में बोलना शुरू करना है। अगर उसकी डेवलपमेंट हमारे बताए गए क्राइटेरियाज के मुताबिक हो रही हो, तो ये चीज हमें खुशी देती है। यानी एक बच्चा 2 साल का, वो चलता है, वो बोलता है, वी आर हैप्पी के बच्चे ने 2 साल के अंदर एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और अगर एक बच्चा 2 साल का है, अभी तक चलना नहीं आता, तो परेशानी वाली बात होती है। अगर एक बच्चा 2 साल का है, वो चंद अल्फाज नहीं बोल सकता रवानगी के साथ, इट मीन ये परेशानी वाली बात है। तो ये डेवलपमेंट टास्क के अंदर हमें खुशी मिलती है, हमें हमें अच्छा लगता है जब कोई बच्चा अपने टारगेट को अचीव करता है। डेवलपमेंट हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। एक तो फिजिकल मेचोरेशन, जब उम्र बढ़ती है तो फिजिकल मेचोरिटी आती है, जिस्म बढ़ता है। पर्सनल वैल्यूज, कुछ वैल्यूज, कुछ लोग कद काट के बड़े होते हैं लेकिन अकल उकल नहीं होती, पर्सनल वैल्यूज। इसी तरह सोसाइटी या लर्निंग टास्क, हम सोसाइटी से क्या सीख रहे हैं, सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये लेक्चर एंड हो रहा है, और मैं जो इसके प्रीवियस आज का जो टास्क है ना, मैं वो आपके साथ रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने सुननी है। अगर वीडियो में कोई एक चीज़ की आपको समझ ना आए, आपने ज़रूर बताना है, मैं उसको वॉइस के अंदर या उसका लेक्चर दिन के टाइम अरेंज करके मैं उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन प्लीज़ रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है। आपने किसी दिन, आपने किसी काम को कल की क्लास से पहले आज का सारा कुछ आपने लाजमी करना है। अगर आपने सिलेबस मेरे साथ ख़त्म करना है तो एक दिन का वक्फा भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मैं यानी जितना आज के टॉपिक थे सबकी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। और लेकिन आपने सुननी है, आपको प्रॉब्लम हो, किस चीज़ की समझ ना आए, बताना है, ग्रुप के अंदर पूछना है। मैं ईच एंड एवरी टर्म को आपको एक्सप्लेन करूंगा। पढ़ना आपने है, लेकिन कमी मेरी तरफ से कोई नहीं रहेगी।